अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। मैं लाई हूं आपके लिए आज एक नया नावल जिसका नाम है रिश्ते मोहब्बत के। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं नावल का रिश्ते मोहब्बत के। भाई प्लीज़, मुझे घबराहट हो रही है, यहाँ इतने सारे लोग हैं। सच बात जो ये थी कि अली से साथ के बराबर में बैठने से घबरा रही थी। गुड़िया भाई से इतना डरोगी तो शादी के बाद इनको अपनी उंगलियों पर कैसे नचाओगी? हम दोनों बेचारों को भाई की डांट से कैसे बचाओगी? अपने और हमारे नखरे कैसे उठवाओगी? अनीक ने एक लंबी तकरीर झाड़ी। जायान ने अपना कहकर बामुश्किल रोका। अलीज़े तो अनीक की बातें ही समझने की कोशिश कर रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो, रस्म के लिए देर हो रही है। कौसर बेगम की आवाज़ पर तीनों खामोशी से स्टेज की तरफ चल दिए। अलीज़े अपनी घबराहट पर काबू पाती इनके साथ चल दी। मायूं के लिए घर के बाहर ही एक छोटा सा शामियाना लगाया गया था। पूरे मोहल्ले को साथ की शादी की दावत दी गई थी। क्योंकि इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, सभी लोग आए थे। मायूं में कोई खुश था, अलीज़े की शादी से तो कोई जल रहा था, जैसे साइमा। साइमा को साथ अलीज़े की शादी का मालूम हुआ तो उसका बहुत गुस्सा आया। अपने कमरे की हर चीज़ बर्बाद करके इसका गुस्सा कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। साइमा ने अलीज़े को साथ से दूर करने के लिए अपने दिमाग को काम पर लगा दिया था। अलीज़े को साथ के पहलू में बिठाकर जायान अनीक भी स्टेज पर साइड पर खड़े हो गए। कौसर बेगम ने रस्म शुरू कर दी। अलीज़े बहुत घबरा रही थी। एक तो साथ के पहलू में बैठी थी, ऊपर से जो लड़की रस्म करने बैठती तो उसको छेड़ने के लिए इसके कान में कोई न कोई सरगोशी करती। इनकी बातें सुनकर अलीज़े का चेहरा सुर्ख हो जाता। वो बेचारी गर्दन झुकाए मासूम बच्चों की तरह ज़बान को कुफल लगाए बैठी रही। कौसर बेगम ने कितनी बार कहा, बेटा गर्दन दुख जाएगी, सीधी हो जाओ, पर वो टस से मस ना हुई। साथ चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए बैठा था। वो बेजार आ गया था इन रस्मों से, और अलीज़ा को इतना ज़्यादा घबराना इसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो कोई गैर तो नहीं था, इसका अपना था, जिसके साथ इसने पूरा बचपन गुजारा और अब जवानी बुढ़ापा भी इसी के साथ गुजारना था। साथ नहीं समझ सका, बेशक साथ इसके लिए गैर नहीं था, लेकिन अलीज़े तो थी एक लड़की ही ना। इसकी शर्म लाज इससे ये सब करवा रही थी। साद ने आखिरकार जायान को आवाज़ दी। जायान फौरन आया। जी भाई बोले, यार जल्दी जाओ, मम्मा को बुलाओ। साद ने बेजारी से जायान के कान में सरगोशी की। इतनी जल्दी थक गए भाई? जायान ने साद को चिढ़ाया। जायान मुझे तंग मत करो, मम्मा को बुलाओ। साद ने दांत पीस कर कहा। ओके ओके, बुलाता हूँ। जायान फौरन लाइन पर आया। क्या हुआ साद बेटा? कौसर बेगम ने प्यार से पूछा साद से। मामा प्लीज़ ये सब खत्म करें, मैं थक गया हूँ। साद ने बेजारी से कहा, मेरा बच्चा बस थोड़ी देर की बात है, मेहमान खाना खा ले, बस फिर फ्री हो जाएंगी तुम। ओके मम्मा। साद ने सर झुकाया। मम्मा, अलीज़े मनमनाई। अलीज़े की आवाज़ सिर्फ पहलू में बैठे साद ने ही सुनी थी। कौसर बेगम तो स्टेज से नीचे उतरने वाली थी। मम्मा, साद ने आवाज़ दी। कौसर बेगम दोबारा पलटी। क्या हुआ बेटा? अलीज़े कुछ कह रही है। साद ने अलीज़े की तरफ इशारा करके कहा, क्या हुआ मेरी बेटी को? कौसर बेगम ने प्यार से अलीज़े का चेहरा अपने हाथों में लिया। वो मम्मा, प्यास लग रही है मुझे। अलीज़े ने आहिस्ता से कहा, अभी मंगवाती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए पानी। अनीक जाओ बहन के लिए पानी लाओ। जी मम्मा, अभी लाता हूँ। अनीक जल्दी से जाकर पानी ले आया। अलीज़े ने एक ही सांस में पूरा पानी का गिलास खाली कर दिया। इतनी तेज़ प्यास लगी थी मेरी गुड़िया को। सॉरी गुड़िया, मैं मेहमानों के चक्कर में भूल ही गया था। मेरी गुड़िया भी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। जयान सच में शर्मिंदा था, इसकी गुड़िया इतनी देर से प्यासी बैठी थी। कोई बात नहीं भाई, अलीज़े मनमनाई। छोटे, मुझे भी पानी पिलाओ। साथ ने अनीक को कहा। ओ वाह भाई, अभी से इतनी अंडरस्टैंडिंग। प्यास भी एक साथ लगी दोनों को। अनीक साथ को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। तुम जाओगे या धुलाई कर दूं मैं तुम्हारी सबके सामने? साद ने अनीक को आंखें दिखाई। ओके, जा रहा हूँ भाई। अनीक हंसता हुआ चला गया। रात काफ़ी देर हो गई थी। मायूं का फंक्शन ख़त्म हो चुका था। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में मीठी नींद सो रहे थे, लेकिन साद और अलीज़े की नींद अभी इनकी आंखों से कोसों दूर थी। अरे साद बेटा, इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? कौसर बेगम रात को पानी पीने उठी थी। साद को टीवी देखते देखा तो उसके पास आकर पूछा। साद ने अपनी माँ के दोनों हाथ प्यार से थामे और उन्हें अपने पास सोफे पर बिठाकर खुद उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। साद बेटा, क्या बात है? तुम मुझे परेशान नजर आ रहे हो, कुछ दिन से क्या तुम खुश नहीं? कौसर बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। मामा, क्या हम अलीज़े के साथ ठीक कर रहे हैं? वो छोटी सी गुड़िया कल मेरी हमसफर बन जाएगी। इतनी छोटी सी लड़की पर इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारियां डालना ठीक नहीं। मामा, मुझे डर लगता है, वो भी सी इतना घबराती है मुझसे। मेरी गुर्बत, मेरी मोहब्बत कैसे बर्दाश्त करेगी? मैंने अनजाने में इसको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं क्या करूंगा? साद अपना दिल हल्का करके खामोश हो चुका था। कौसर बेगम साद का इस कदर डर देखकर फिक्रमंद हो गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। साद के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। बेटा, क्या तुमने इसको तकलीफ देने का सोचा है कभी? नो मम्मा, कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। साद ने फौरन जवाब दिया। तो बेटा, जब तुमने ऐसा सोचा नहीं तो कैसे करोगे फिर? और जहां तक इसके नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियां डालने की बात है, तो वो मेरी बेटी है। मैं कभी इसके नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालूंगी। और बाकी तुम पर है कि तुम इसे कैसे खुश रखते हो, कैसे इस छोटी सी लड़की को अपना पाबंद बनाते हो।
तुम अपनी मोहब्बत की बारिश से इसके दुख कैसे धोते हो। कौसर बेगम ने साद को नरमी से समझाया। मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। साद ने खुश होकर कहा, चलो अब उठो सो जाकर। ओके मम्मा, आप भी सो जाए। कौसर बेगम अपने और साद अपने कमरे में चले गए। आज बारात थी, हर कोई अपनी जिम्मेदारियां खुश दिली से निभा रहा था। जयान अनीक बाहर के और कौसर बेगम साद घर के काम देख रहे थे। अलीजे को पार्लर भिजवा दिया था, इसके साथ मोहल्ले की एक लड़की को भेज दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सब शादी हाल में पहुंच रहे थे। अलीजे और साद को बारी बारी हाल में लाया गया था। दोनों ही ने एक दूसरे को नहीं देखा था। निकाह का वक्त हो गया था। अलीजे के हाथ पांव फूल गए थे। इसमें मजबूती से पास बैठी कौसर बेगम का हाथ पकड़ लिया था। नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। मम्मा प्लीज आप कहीं मत जाइएगा, अलीजे ने धीमी आवाज में कहा। मेरी बच्ची, मैं यही हूँ, घबराओ नहीं। कौसर बेगम ने अलीजे को खुद से लगाया। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है, अलीजे की कांपती हुई आवाज निकली। 3 बार कबूल है कहने बाद अलीजे कौसर बेगम के गले लगे रोई जा रही थी। इसको आज फिर अपने माँ बाप शिद्दत से याद आ रहे थे। कौसर बेगम ने भी इसे रोने दिया था, क्योंकि अब इसके बाद वो एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, जिसमें सिर्फ खुशियाँ इसके मुंतजिर थी। मुबारक हो भाई, आपने भी शादी का लड्डू खा ही लिया। जयान ने साद के निकाह के बाद इसके गले लगते हुए कहा। तुम बाज ना आना अपनी हरकतों से। साद ने जयान को शर्म दिलाई। भाई जब चाचू बन जाऊंगा तो अपनी हरकतें आपके बच्चे में मुंतकिल कर दूंगा, बस फिर मैं सुधर जाऊंगा। जयान ने बड़े मजे से कहा। साद ने स्टेज पर खड़े खड़े ही जयान का कान मरोड़ दिया। हर वक्त बकवास नहीं किया करो। साद ने दांत पीस कर कहा। अच्छा सॉरी भाई, कान छोड़ दे, सब देख रहे हैं। जायान ने कान छुड़वाने की कोशिश की। दफा हो, साद ने कान छोड़ते हुए कहा। मुबारक हो भाई। अनीक ने जायान की दुर्गत बनते देखी तो साद को बिना छेड़े मुबारकबाद दी। थैंक यू छोटे, साद ने मुस्कुरा कर कहा। ये दुल्हन की जगह पर कौन बैठा है? साद को निकाह के बाद अलीजे के साथ बिठाने के लिए लाया गया तो साद दुल्हन की जगह बैठी लड़की को देखकर हैरान रह गया। भाई अलीजे तो है, क्या हो गया आपको? जायान ने साद के कान में सरगोशी की। पागल हो गए हो क्या? किसको उठा लाए हो तुम लोग? ये अलीजे तो नहीं, वो तो इतना ज्यादा तैयार तो कभी नहीं होती। साद को जैसे सदमा ही हो गया था। ओ मेरे भोले भाई, वो दुल्हन है, वो तैयार नहीं तो क्या वो साइमा तैयार होगी? हाँ भाई आप बता दो क्या चाहते हो? साइमा को बिठा दे क्या स्टेज पर दुल्हन की जगह? जयान और अनीक को मालूम था साद चिढ़ता है साइमा के नाम से, इसलिए दोनों साद के पीछे ही लग गए थे। बगैर तो इतने लोगों के दरमियान ये क्या बकवास करे हो? साइमा से शादी करने से अच्छा है मैं जहर खा लूं। साद ने दोनों को घूरा। अरे तुम लोग यहाँ खड़े क्या बातें कर रहे हो? चलो। कौसर बेगम ने तीनों को डांटा, जो स्टेज पर जाने के बजाय लड़ाई में मसरूफ हो गए थे। साद तो यकीन ही नहीं कर रहा था। सामने महरून लहंगे में जेवर से ओवरलोड 10 किलो प्लस्तर चेहरे पर करवाए अलीजे बैठी है। अलीजे बहुत प्यारी लग रही थी, पर मेकअप से वो अपनी उम्र से बड़ी मालूम हो रही थी। साद को शायद अलीजे सादी मासूम सी ही अच्छी लगती थी, इसलिए साद को अलीजे का ये रूप हजम नहीं हो रहा था। साद ने भी मैरून रंग की शेरवानी पहनी थी। शेरवानी की दोनों आस्तीनों पर गोल्डन रंग के बेंच थे और एक सामने था। साद की हस्नों वजाहत में और इजाफा हो गया था। जयान अनीक ने काले रंग की शेरवानी पहनी थी। इन दोनों की शेरवानी पर सामने गोल्डन बेंच था। दोनों के कदमी रंगत पर काली शेरवानी ने 4 चांद लगा दिए थे। साद को अलीजे के बराबर में बिठा दिया गया। तस्वीरों का दौर शुरू हो गया। फिर खाने का दौर चला। कौसर बेगम ने जबरदस्ती करके अलीजे को भी खाना खिला दिया था। अलीजे के जहन में बहुत से सवाल गर्दिश कर रहे थे। अब इसकी पूरी जिंदगी साद के नाम हो गई थी, जिसको कल तक भाई कहकर मुखातिब करती थी, अब शोहर के रूप में इससे कैसे मुखातिब करेगी, कैसे इससे नजरें मिलाएगी। साद बहुत मुतमईन था। कौसर बेगम ने इसके डर जो ख़त्म कर दिए थे। रुखसती का वक्त हो गया था। जायान ने भाई होने का हक अदा करते हुए अपनी प्यारी गुड़िया को कुरान के साए में रुखसत किया था। घर पहुंचते ही अलीजे को साथ के कमरे में ले जाया गया था। साद बाहर सोफे पर बैठा आराम फरमा रहा था। जायान अनीक साद को देख देख कर एक दूसरे कान में सरगोशियां कर रहे थे और हंस भी रहे थे। साद घूरता तो दोनों जल्दी अच्छे से बच्चे बन जाते। अलीजे के पास कौसर बेगम थी। मम्मा प्लीज़ मुझे अकेला नहीं छोड़े। अलीजे बहुत घबरा रही थी। कौसर बेगम को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी बच्ची ऐसा नहीं होता, अब मुझसे ज़्यादा साद का हक है तुम पर। इस तरह घबराओ नहीं। साद को तो तुम बचपन से जानती हो, वो कितनी मोहब्बत करता है तुमसे, तो फिर डर कैसा? तुम घबराओ नहीं, साद तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस तुम इसकी हर बात मानना, वो जो कहे ऐसा कहे वैसे ही करना। अब तुम बैठो, यही मैं साद को भेजती हूँ। कौसर बेगम ने अलीजे को समझाया और उठकर बाहर चली गई। अलीजे साद का नाम सुनकर ही कब आ गई थी। साद बेटा जाओ और रूम में यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ जाओ भाई, रूम में यहाँ क्यों बैठे हो? जायान अनीक ने साद को छेड़ा और जोर जोर से हंसने लगे। मामा इन दोनों के दांत तो आज मैं तोड़ूंगा। साद ने दांत पीसे और हाथ का मुक्का बनाकर इन दोनों की तरफ बढ़ गया। दोनों साद को अपनी तरफ आता देखकर अपने अपने कमरे की तरफ भागे। गुड लक भाई, जायान ने अपने कमरे में के दरवाजे से झांक कर जोर से कहा और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। साद इन दोनों की हरकतें देखकर इनको घूरता रह गया। अरे छोड़ो इन दोनों को, बदमाश है दोनों के दोनों, तुम्हें छेड़ते हैं वो और तुम छेड़ भी जाते हो। इग्नोर किया करो इन दोनों की बातों को।
कौसर बेगम ने साद को ठंडा किया। चलो अब जाओ, अली से इंतजार कर रही है तुम्हारा। जी मामा जा रहा हूँ। साद मुस्कुराया। साद जी मामा देखो तो मेरी बच्ची को ज़्यादा तंग मत करना, ख्याल रखना इसका। मेरी प्यारी मामा आप फिक्र नहीं करें, सारे हिसाब चुकते करूँगा इससे इतने दिन मुझसे पर्दा करने के लिए। साद ने कौसर बेगम की काल पकड़कर लाड से कहा, तुम भी कम नहीं हो साद, हो तो आखिर ज़यान अनीक के बड़े भाई ना। कौसर बेगम ने साद का कान पकड़ा। अरे मामा मजाक कर रहा था, कान तो छोड़े। चलो छोड़ दिया, जाओ अब। कौसर बेगम ने साद के रूम की तरफ इशारा किया। ओके मेरी प्यारी मामा आप भी सो जाए। साद कौसर बेगम का हाथ चूम कर अपने कमरे चला गया। कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज़ से अलीज़े समझ गई साद आ गया। अलीज़े का दिल जोर जोर से धड़क रहा। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। बेड पर बैठे बैठे गर्मी के मौसम में भी वो कपकपा रही थी। साद सीने पर हाथ बांध कर अलीज़े की गैर होती हालत देख रहा था। अलीज़े का चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। साद इसका चेहरा तो नहीं देख सका, पर जान गया था कि अभी अलीज़े के करीब जाना ठीक नहीं, और वैसे भी इस नए रिश्ते को समझने के लिए अलीज़े को वक्त देना चाहता था। साद ने खामोशी से अपनी अलमारी से अपना ट्राउज़र और शर्ट निकाली और वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वॉशरूम से निकला, एक नज़र साकित बैठी अलीज़े पर डाली, फिर बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। अलीज़े ने डरते डरते घूंघट उठाया। साद दूसरी तरफ रुख किए लेटा था। अलीज़े अपने अपनी रोकी हुई सांस बाल करके उठी और इसने भी कपड़े तब्दील किए और बेड की दूसरी तरफ सिमट के लेट गई। दोनों ही बहुत दिन से सोए नहीं थे, शादी के भी थके थे। दोनों को लेटते ही नींद आ गई। सुबह अलीज़े की आंख खुली तो 10 बज रहे थे। अलीज़े आंख मसलती उठ बैठी और भरपूर उंगलाई ली। इसकी नज़र साद पर पड़ी तो जल्दी से सीधी होगी। साद अभी बेखबर सो रहा था। अलीज़े फ्रेश होकर रूम से बाहर निकल आई। उठ गई मेरी बच्ची। कौसर बेगम पहले ही उठ चुकी थी। अलीज़े को लाउंज में आते देखा तो उठकर अलीज़े को प्यार से गले लगाया और उसका माथा चूमा। साद ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें? कौसर बेगम ने ज़यान अनीक की जगह ले ली, यानी अलीज़े को जिद किया। मामा कैसी बातें कर रही हैं आप? अलीज़े शर्माते हुए बोली। अच्छा अच्छा कुछ नहीं बोलती, तुम ऐसा करो साद को उठाओ, मैं इन शैतानों को उठाती हूँ, फिर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मा मैं कैसे उठाऊँ उनको? अलीज़े घबरा रही थी साद के सामने जाने से। बेटा जैसे उठाती थी तुम वैसे हमेशा वैसे उठाओ, चलो जल्दी जाओ। कौसर बेगम अलीज़े का गाल थपथपाकर ज़यान के कमरे की तरफ चल गई। अलीज़े कुछ देर खड़ी रह फरार का सोचती रही, फिर कुछ न बन सका तो मुंह उठाकर कमरे की तरफ चल दी। सोने उठे न उठे, सोने उठे जाए। उफ ये तो उठ ही नहीं रहे। अलीज़े साद के सर पर खड़े मनमना रही थी, जो साद के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अलीज़े हमेशा साद के कमरे में बेधड़क घुस जाती थी और उसे खूब झंझोड़ती थी जब तक वो उठ नहीं जाता था। आज वही अलीज़े साद को डर डर के उठा रही थी। सोने उठ जाए। अलीज़े ने घबराते घबराते अपनी कांपती शहादत की उंगली साद के कांधे पर रखी। साद किसमिसाया। अलीज़े ने फौरन उंगली पीछे कर ली। क्या हुआ, मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? साद ने सख्त लहजे में कहा। वो मम्मा नाश्ते के लिए बुला रही हैं। अलीज़े ने दुपट्टे के पल्लू को उंगली में लपेटते हुए कहा। आ रहा हूँ। साद ने आंखें फिर मूंद दी थी। अलीज़े भागने के अंदाज में रूम से निकली थी। उफ अलीज़े नॉर्मल हो जाओ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें ऐसे देखना। साद बड़बड़ाते हुए उठा और वॉशरूम में घुस गया। गुड मॉर्निंग भाभी जान, अनीक ने अलीज़े को नया लक़ब दिया। अनीक भाई ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं हूँ कोई आपकी भाभी भाभी। गुड मॉर्निंग गुड़िया, ज़यान ने रूम से निकलते ही कहा। यार भाई ये हमारी भाभी बन गई है। अनीक ने ज़यान की गुड़िया बोलने पर गिला किया। ज़यान भाई देखे ना, अनीक भाई सुबह सुबह तंग कर रहे हैं मुझे। ओए अनीक के बच्चे, मेरी गुड़िया को तंग नहीं कर, मेरी गुड़िया को तंग करने का हक़ सिर्फ साद भाई का है। ज़यान ने शरारत से कहा। अलीज़े मुंह खोले खड़ी थी, जब जगह ज़यान अनीक डाइनिंग टेबल पर बैठे हंस रहे थे। आप दोनों बहुत बुरे हैं, मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूंगी। अलीज़े ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। हाँ हाँ अब हम कहाँ नजर आएंगे तुम्हें? भाई नजर आएंगे, बस इन्हीं से बात करोगी। अनीक पर अलीज़े के गुस्से का कोई फर्क नहीं पड़ा। इनसे कौन बात करेगा, जिन जैसे होंगे तो वो। अलीज़े ने ज़यान अनीक की तरफ देखकर मुंह बनाया। क्या कैसे होंगे भाई? गुड़िया ज़रा बताओ ना। ज़यान ने धातु कमरे से निकलते देखा तो दोबारा पूछा। वो जिन जैसे हो गए हैं। साद ने गला खनकारा। अलीज़े वहीं जम गई, पीछे मुड़ने की इसमें हिम्मत नहीं। वो मैं मामा को देख कर आती हूँ। अलीज़े किचन में भाग गई। अलीज़े साद को नहीं देख पाई थी क्योंकि वो ज़यान अनीक की तरफ मुँह करके खड़ी थी। साद इसके पीछे था। साद ने सारी बातें सुन ली थी पर बोला कुछ नहीं था। भाई क्या कर दिया मेरी गुड़िया के साथ जो वो आपको जिन कह रही है? ज़यान ने हंसते हुए साद से कहा। वो कह रही थी या तुम कहलवा रहे थे? साद ने आईब्रो उचकाई। वो भाई मैं तो मजाक कर रहा था। ज़यान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हो गया, सुबह सुबह किस बात पर बहस हो रही है? कौसर बेगम ने नाश्ता रखते हुए कहा। कुछ नहीं मामा, बस मजाक हो रहा था। अनीक ने जवाब दिया। सब नाश्ता करो, आप खामोशी से अलीज़े जाओ बेटा, साथ की बराबर वाली चेयर पर बैठ जाओ। कौसर बेगम ने अलीज़े के हाथ से गिलास लेते हुए कहा। अलीज़े ने साद की तरफ देखा जो इसे घूर रहा था। अलीज़े ने नजरें फेर ली। साद अब भी इसे देख रहा था। ज़यान अनीक की आंख मचोली इंजॉय कर रहे थे। कौसर बेगम नाश्ता लगाने में मसरूफ थी। अरे क्या हुआ, खड़ी क्यों हो, नाश्ता नहीं करना क्या? कौसर बेगम ने अलीज़े को खड़ा देखकर पूछा। कुछ नहीं मम्मा, बैठ रही हूँ। वो
खामोशी साद के बराबर में बैठ गई, गर्दन झुकाकर। साद भी अपनी प्लेट पर झुक गया था। जयान अनीक भी खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। ओके मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साद, दिमाग ठीक है तुम्हारा? कल शादी हुई है, आज ऑफिस जा रहे हो? कौसर बेगम ने साद को रोकना चाहा। मम्मा, शादी की वजह से मैं बहुत छुट्टियां हो गई हैं मेरी, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज समझे ना मम्मा। साद ने बेचारगी से कहा। अच्छा ठीक है, जाओ। कौसर बेगम ने इजाजत दी। तुम दोनों को नहीं जाना क्या? साद ने नाश्ता करते हुए जयान अनीक को देखा। जी नहीं, हम तो छुट्टी पर हैं, आज आप जाएं ऑफिस, हम अपनी गुड़िया को कंपनी देंगे। जयान ने लापरवाही से जवाब दिया। हाँ, मर्जी तुम दोनों की। साद कंधे उचकाकर चला गया। जयान भाई, आप आज सच में ऑफिस नहीं जाएंगे? अलीजे को लगा शायद जयान ने साद को तंग करने के लिए झूठ कहा, इसलिए दोबारा पूछा। जी मेरी गुड़िया, मैं छुट्टी पर हूँ आज। जयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और आप? अब अलीजा अनीक से मुखातिब हुई। मैं भी छुट्टी पर हूँ। अनीक भी मुस्कुराया। जिनकी शादी हुई है इसने तो छुट्टी की नहीं, इन दोनों ने पता नहीं किस खुशी में छुट्टी की है। कौसर बेगम ने दोनों को शर्म दिलाई। मामा, ये दोनों मुझे बाहर लेकर जाएंगे ना? क्यों जयान भाई, अनीक भाई लेकर जाएंगे ना? अलीजे ने सवाली नजरों से दोनों को देखा। हाँ हाँ गुड़िया, क्यों नहीं। जयान ने खुशी खुशी हामी भरी। मेरी गुड़िया कुछ कहे और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? अनीक ने खुशी खुशी हामी भर ली। चलो अच्छी बात है, हो आओ तुम बाहर, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। कौसर बेगम ने अलीजे के सर पर हाथ रखा। गुड़िया बताओ कहाँ चलोगी? जयान ने प्यार से पूछा। मुझे कब्रिस्तान जाना है मामा, बाबा की कब्र पर। बेटा, लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती है मामा, प्लीज एक बार जाने दे, मेरा बहुत दिल है। पहले वैसे भी इनका कोई बेटा नहीं है जो इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाए। प्लीज मामा, सिर्फ एक बार जाने दे, वो दोबारा कभी नहीं कहूंगी वहां जाने का। अलीजे की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। अच्छा ठीक है, सिर्फ एक बार, दोबारा कभी नहीं बोलोगी जाने का? कौसर बेगम संजीदा थी। जी मामा, मैं कभी नहीं बोलूंगी जाने का। अलीजे ने आंखों में आई नमी साफ करते हुए कहा। जाओ जाओ बच्चों, ले जाओ बहन को, और कोई शरारत नहीं करना, पता चले मुर्दे भी तुम्हारी शरारत से परेशान होकर कब्रिस्तान छोड़ जाए। कौसर बेगम ने जयान अनीक को तंबी की। ओके मामा, चले गुड़िया। जयान ने अलीजे के कंधे पर हाथ फैलाया। जी भाई। जयान अनीक ने अपनी अपनी बाइक्स की चाबियां ली और बाहर निकल गए। जयान के साथ अलीजे बैठी थी। तीनों कब्रिस्तान पहुंचकर अलीजे के वालिदैन की कब्र पर आगे सबने खामोशी से फातिहा पढ़ी। अलीजे की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अरे मेरी गुड़िया, बस ऐसे नहीं रोते, मुर्दे बुरा मान जाते हैं। जायन ने अलीजे को सर अपने सीने से लगाया। आपको हर बात मजाक लगती है, आपको कोई अपना आपसे दूर जाएगा तब आपसे पूछूंगी। अलीजे ने जायन के सिर में मुंह छुपाए सिसकते हुए कहा। गुड़िया तुम भूल रही हो, मैंने भी तो अपने बाबा को खोया है। जायन एक पल को संजीदा हो। और अपना बाप जैसा भाई तुम्हें दे दिया हमने, और क्या चाहिए तुम्हें? भाई में ही अपने बाबा को तलाश करो, कहीं ना कहीं अंकल अंकल नजर आएंगे। जायान ने जोरदार कहका लगाया। अलीजे ने जायान को खुद से दूर करते हुए धक्का दिया। जायान अब भी हंस रहा था। यार भाई, मर्दों को सच में भगाने का इरादा है क्या? अनीक ने जायान के कहकों को रोका। ओके ओके, मैं चुप हो गया, सॉरी। जायान ने कान पकड़े। गुड़िया छोड़ो इस मस्करे को, आओ मेरे पास आ जाओ। अनीक ने अलीजे को दिलासा दिया। अलीजे ने अनीक के सीने पर सर रखकर इसकी शर्ट भिगोनी शुरू कर दी। अनीक जायान की तरफ देखा। जायान भी उदास हो गया था। वो दोनों बस अलीजे को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रोई जा रही थी। अनीक को शरारत सूझी। गुड़िया चुप हो जाओ, मत रो, देखो हम हैं ना, और भाई भी तो है। भाई ने हमें कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी, तुम्हें भी महसूस नहीं होने देंगे। तुम बस अब उन्हें अपने बाबा समझो, शोहर नहीं। वैसे भी वो जिन जैसे शोहर साबित हुए हैं, तुम अब इनको बाबा समझना। ओके। अनीक खामोश हो गया। आप दोनों बहुत बुरे हैं, शिकायत करूंगी मैं आप दोनों की। अलीजे अपना रोना भूलकर इन पर गुस्सा करने लगी। किससे शिकायत करोगी? अपने साथ बाबा से। दयान ने हंसते हुए कहा। हाँ बोलो, अपने साथ बाबा से शिकायत करोगी? अनीक ने भी अलीजे को छेड़ा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अलीजे ने कुछ लब बोलने के लिए लब खोले ही थे, पीछे से इस किसी की आवाज पर घबरा कर जायन के पहलू में जा खड़ी हुई। आने वाली शख्सियत पर तीनों की नजर पड़ी तो तीनों ही सर झुकाकर खड़े हो गए। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? जवाब दो मुझे। और तुम क्यों आई हो यहाँ? कब्रिस्तान में लड़कियां नहीं आती, तुम्हें क्या नहीं मालूम क्या? साथ की नज़र अब अलीजे पर टिकी हुई थी। अलीजे जायान अनी के दरमियान सर झुकाए खड़ी थी। वो ये दोनों लाए हैं मुझे ज़बरदस्ती, मैं तो मना कर रही थी। अलीजे ने मासूम सी शक्ल बनाकर जवाब दिया। जायान अनीक फटी फटी आंखों से अलीजे को देख रहे थे। भाई ये चुप, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों का दिमाग खराब है जो इसको कब्रिस्तान ले आए। चलो दोनों अभी इसी वक्त घर ले जाओ, लेकर जाओ इसको। साथ ने दोनों को गुस्से से डराया। जी भाई। वो तीनों खामोशी से बाहर निकल आए। साथ ने फाते पढ़ने के लिए हाथ उठाए। झूठी, कितना बड़ा झूठ बोला है तुमने। झूठ बोलने से पहले जगह का तो ख्याल कर लेती, मुर्दों ने भी सुना है तुम्हारा झूठ। अनीक बाहर निकलते ही अलीजे पर बरस पड़ा। आप लोग मुझे तंग कर रहे थे तो मैंने अपना बदला ले लिया। अलीजे ने लापरवाही से कहा। वाह गुड़िया, तुमने साबित कर दिया तुम मेरी बहन हो। जायान ने अलीजे के कंधे पर बाजू फैलाते हुए कहा। यार भाई, इसने अपने बाबा से डांट पड़वाई है हमारी, और तुम हंस रहे हो। अब हंसने की बारी अनीक की थी। अलीजे मुंह फुलाए अनीक को देख रही थी कि जायान भी हंसी दबाए खड़ा था। तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो, एक बात समझ नहीं आती तुम लोगों को? घर जाओ सीधे। साथ ने गुस्से में कहा। जी भाई जा रहे हैं। जायान ने जल्दी से बाइक का हैंडल संभाला। अनीक ने भी अपनी बाइक स्टार्ट की। अलीजे भी सर झुकाए बाइक पर बैठ गई। वो तीनों घर जाने के इरादे से निकल गए थे। साथ भी अपनी कार स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल गया था। भाई आइसक्रीम खाएं, वो देखो आइसक्रीम। अनीक ने सड़क की एक तरफ गाड़ी रोकी। नहीं नहीं जायान भाई, वो गुस्सा करेंगे, आप प्लीज घर चलें। अलीजे का साथ का गुस्से वाला रूप याद आया। गुड़िया
गुड़िया भाई तो गए ऑफिस, इनको कुछ पता नहीं चलेगा, आज वो आइसक्रीम खाते हैं। जयान ने अलीजे का डर कम किया। भाई प्लीज, अलीजे ने इल्तजा की। अरे गुड़िया, साथ भाई सच के जिन नहीं है तो तुम इतना डर रही हो, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। अनीक अलीजे का हाथ पकड़कर आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। जयान भी इनके पीछे पीछे था। तीनों ने अपने पसंद के आइसक्रीम ऑर्डर की। दीवार गिर शीशे के पास वाली टेबल पर बैठ गए। इस दीवार गिर शीशे से अंदर बाहर का सारा मंजर नजर आ रहा था। अलीजे की पुश्त इस शीशे की दीवार की तरफ थी। अनीक अलीजे के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। जयान अलीजे के साथ हाथ वाली कुर्सी पर बैठा था। गुड़िया, वैसे तुम भाई से इतना डरती क्यों हो? अनीक ने डरी सहमी बैठी अलीजे से पूछा। जब से हमारा रिश्ता बदला है वो जिन जैसे हो गए हैं, मुझसे सीधी तरह बात भी नहीं करते, वैसे लगता है इनको मुझसे नफरत हो गई है। अलीजे रोहासी हो गई थी। नहीं मेरी गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। जयान ने अलीजे का हाथ प्यार से पकड़कर कहा, देखो गुड़िया, तुम इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही, ऐसे ही भाई नहीं कर पा रहे, वो तुमसे नफरत कभी भी नहीं कर सकते। मेरी जान, तुम देखना, भाई को तुमसे आहिस्ता आहिस्ता प्यार होगा, पर होगा जरूर। हाँ, और जब प्यार हो जाएगा वो प्यार नहीं इश्क होगा। ये आखिरी बात अनीक ने कही थी, जिस पर वो खुद ही हंस दिया था। अनीक भाई बस भी करें, कोई मौका नहीं छोड़ते आप मुझे तंग करने का। अलीजे ने मुंह बनाया। जयान भी मुस्कुरा रहा था। अपनी प्यारी गुड़िया को मुंह बनाए देखकर अनीक भी अभी भी हंस रहा था। अनीक की दिलकश मुस्कुराहट को कोई मुरीद हुआ था। इसने अपनी कार में बैठे ही दीवार की शीशे की तरफ बैठे अन्नी की कई तस्वीर अपने आईफोन में कैद की थी। ट्रैफिक की वजह से वो गाड़ी कुछ देर के लिए आइसक्रीम पार्लर के पास रोकी थी। इसमें बैठी शख्सियत ने अंदर बैठे अन्नी को मुस्कुराते देखकर दिल से इसके मुरादे रहने की दुआ मांगी थी और इसका साथ पाने की ख्वाहिश जागी थी। ट्रैफिक कम होने पर वो गाड़ी जन से आगे बढ़ गई थी। इन नजरों ने अनीक से दूर जाते हुए भी अनीक पर ही नजरें जमा कर रखी थी। ट्रैफिक में खड़े साथ की नजर जब आइसक्रीम पार्लर पर पड़ी तो अली से जयान अनीक को मजे से आइसक्रीम खाता देखकर साथ को हैरत का झटका लगा। उफ, क्या करूं मैं इन लोगों का, कहा भी था सीधे घर जाना, पर भी नहीं गए। साथ बड़बड़ाते हुए कार पार करके कार से नीचे उतर चुका था। साथ आइसक्रीम ऑर्डर करके इन तीनों की टेबल पर आकर बैठ गया। मैंने घर जाने का कहा था ना, साथ ने तीनों को घूरते हुए कहा। साथ को बैठते देखकर तीनों ही हैरान हो गए थे। वो भाई, हम तो घर ही जा रहे थे, गुड़िया का आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था तो हम यहाँ आ गए। अनीक ने अलीजे को ढाल बनाया। अलीजे ने अनीक की बात सुनकर अपनी झुकी गर्दन उठाकर अनीक को घूरा। क्या तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? साथ ने सद लहजे में अलीजे से सवाल किया। भाई ये मजाक कर रहा है, हम दोनों लाए हैं इसको यहाँ, तो ये घर जाने की जिद कर रही थी। जयान ने मामले की नजाकत को समझते हुए फौरन सा जुगला। अनीक अपने झूठ पर शर्मिंदा हुआ था क्योंकि गुड़िया को साथ की सर्द मेहरी बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। हम ठीक है, आइसक्रीम खाओ, सीधे घर जाओ। साथ का गुस्सा झाग हुआ था। और तुम मेरी इजाजत के बगैर एक कदम घर से बाहर नहीं निकालोगी, साथ ने अलीजे को देखते हुए कहा। अलीजे ने जोर जोर से इस बात में सर हिला दिया। साथ को बुरा लगा था कि अलीजे ने इसकी बात नहीं मानी। अब वो इसका शोहर था, बस इसी वजह से साथ थोड़ा सख्त हो गया था। लेकिन जयान के सच बताने पर साथ का गुस्सा खत्म हो गया था। साथ को अलीजे पर पड़ने वाली नजरें बुरी लगती थी। हमेशा से ही वो अलीजे को बाया पहनकर बाहर जाने का कहता था, पर अभी भी वो एक दुपट्टे में घर से निकल आई थी। अलीजे के हाथों और पैरों में साथ के नाम की मेहंदी लगी थी। मेहंदी का रंग साथ की मोहब्बत का पता दे रहा था। मेहंदी से अलीजे की खूबसूरत श्रापे की खूबसूरती और बढ़ गई थी। लोग इस छोटी सी लड़की को पलट पलट कर देख रहे थे। साथ से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो चाहता था कि अलीजे जल्द से जल्द घर चली जाए। यार भाई, आज साथ भाई सच में जिन हो गए हैं, जहाँ हम जाते हैं वहीं मुसल्लत हो जाते हैं। अनीक ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। हाँ यार, गुड़िया सही कहती है, जिन जैसे हो गए हैं भाई। जयान ने भी कबूल किया। अलीजे भी इन दोनों की बातों पर मुस्कुरा रही थी। साथ भी ऑफिस चला गया था। वो सारा दिन अलीजे ने जयान अनीक के साथ हंसते खेलते गुजारा। कौसर बेगम भी अलीजे को खुश देखकर खुश थी। शाम को 7 बजे साथ घर आया था। माँ से मिलकर फ्रेश होने के इरादे से कमरे में चला गया था। अलीजे बेटा जाओ, साथ को कपड़े दो निकाल कर। कौसर बेगम ने खामोश बैठी अलीजे को शोहर की खिदमत में लगाना चाहा। मम्मा मैं कैसे, मुझे क्या मालूम वो कौन से कपड़े पहनेंगे? अलीजे ने दुपट्टे के पल्लू की जान निकालते हुए कहा। मेरी बच्ची ऐसी ही घबराती रहोगी तो जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे चलेगी? जाओ मेरी बच्ची जल्दी से रूम में। कौसर बेगम अलीजे गाल थपथपाती किचन में चली गई। अलीजे ने टीवी देखते जयान अनीक की तरफ देखा, जो सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए थे। हार मानकर कमरे में ही चली गई। साथ आंखें मूंदे बेड पर नरीम दराज था। अलीजे ने एक नजर साथ पर डाली, फिर चुपचाप अलमारी की तरफ आ गई। अलमारी खोलकर हैंगर में टंगे कपड़ों को एक एक करके देखने लगी। साथ की आंख अलमारी खुलने की आवाज से खुल चुकी थी। अलीजे को रूम में देखकर साथ के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम चलता अलीजे से कुछ दूर खड़ा हो गया। क्या कर रही हो मेरी कबर्ड में? साथ ने सीने पर हाथ बांधकर कहा। अलीजे के चलते हाथ वहीं रुक गए। अलीजे खुद को संभालती बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ी, पर साथ को देखने की तौफीक अब भी नहीं की। वो मैं आपके कपड़े निकाल रही थी। अलीज ने टूटे फूटे अल्फाज अदा किए। बस ये सब साथ को जिन बनाने के लिए काफी था। तुम्हें इतना ही शौक है ना मेरी खिदमत करने का, तो पता रखा करो मुझे किस वक्त क्या चाहिए। साथ ने गुस्से से कहा और अलमारी का दूसरा दरवाजा खोलकर ट्राउजर और शर्ट निकालकर वॉशरूम में घुस गया। जिन कहेंगे, अलीजे बड़बड़ाई और पाँव पटकती रूम से बाहर निकल गई। मुंह फुलाए वो जयान अनीक के पास बैठ गई। क्या हुआ गुड़िया भाई, फिर जिन बन गए हैं क्या? अनीक
ने शरारत से कहा, वो तो है ही जिन, इनको बनने की क्या ज़रूरत है। अलीज़े ने मुँह बनाकर कहा, अरे गुड़िया, हमारी भाई बहुत प्यारे हैं, सारी गली की लड़कियाँ मरती हैं इन पर। ज़ायान ने अलीज़े को जलाना चाहा, मर ही सकती हैं वो आपके भाई पर, इसके अलावा तो इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। ये तो मेरा ही ज़र्फ़ है जो इनका जिन वाला रूप बर्दाश्त करती हूँ, कोई और लड़की होती तो भाग जाती। अलीज़े को साद का ये ज़रा-सा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा लगा। ज़ायान अनीक इसकी बात पर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। गुड़िया, तुमने भाई का गुस्सा देखा ही कहाँ है, अभी दुआ करो कभी ना देखो इनका गुस्सा। ज़ायान ने अलीज़े को मशवरा दिया, देख चुकी हूँ मैं इनका जिन जैसा रूप। अलीज़े ने सताई हुई औरतों की तरह कहा, होशियार रहना, अब तुम में जिन हूं ना खा जाओ। अलीज़े के सोफे से के पीछे खड़े साद ने अलीज़े की बात पर जलकर जवाब दिया। साद रूम से निकल कर आया था, अलीज़े की आखिरी बात साद ने सुन ली थी। ज़यान अनीक दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। इनको देखकर अलीज़े के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। साद भी मुस्कुराते हुए अलीज़े के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। अलीज़े खामोशी से उठकर किचन में चली गई। चुप कर जाओ कमीनों, साद ने ज़यान अनीक की बिना ब्रेक की हंसी को रोकना चाहा। भाई, आप इसे खा जाओगे? अनीक ने हंसी को ब्रेक लगाते हुए कहा, खा ही जाऊंगा किसी दिन। साद अलीज़े के खूबसूरत सरापे को सोचते हुए बड़बड़ाया, क्या कह रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा था मैंने, तुमने क्या आदमखोर समझा रखा हुआ है मुझे। फिर तीनों भाई बातों में लग गए। आ जाओ बच्चों, खाना खा लो, कौसर बेगम ने प्लेटें टेबल पर रखते हुए कहा। चलो भाई खाना खाए, मेरे पेट में तो चूहे बेहोश हो रहे हैं भूख के मारे। अनीक ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, चल शैतान। शहजाद ने मुस्कुराते हुए अनीक के सर पर चिमट लगाई कि अलीजे भी कौसर बेगम का हाथ बटा रही थी। सबने हंसते खेलते खाना खाया। भाई आज कोई मूवी देखे टीवी पर। सयान ने मूवी की पेशकश की साथ को। नहीं भाई, मैं तो थक गया हूँ, आराम करूंगा रूम में जाकर। अरे भाई देखो, आपकी पसंद की मूवी आ रही है। अनीक हाथ में रिमोट लिए साथ को बता रहा था। कौन सी मूवी? साथ ने नासमझी से कहा, रेजिडेंट एविल। अनीक ने जोश से कहा, ये हॉलीवुड की मूवी थी, तीनों भाइयों को ही पसंद थी। अरे वाह, चलो देखते हैं। साथ ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मम्मा गुड़िया आ जाओ मूवी देखते हैं। जयान ने सोफे पर बैठे बैठे आवाज लगाई, नहीं भाई, मैं तो रूम में जा रही हूँ, नमाज पढ़कर सोऊंगी, थक गई हूँ। कौसर बेगम अपने कमरे में चली गई। गुड़िया तुम तो आ जाओ, ज़यान ने अलीज़े को बुलाया। जी भाई। ज़यान अनीक ने दोनों सिंगल सोफों पर कब्जा कर लिया था ताकि अलीज़े साथ के साथ बैठे, क्योंकि वो थ्री सीटर सोफा पर बैठा था। अलीज़े खामोशी साथ से कुछ दूर इसी सोफे पर बैठ गई जिस पर साथ बैठा था। चारों बड़े मजे से मूवी देख रहे थे, लेकिन मूवी में डरावना सीन देखकर अलीज़े डर गई। मैं तो सोने जा रही हूँ, आप ही देखे ये फिल्म। अलीज़े ने सोफे से उठते हुए कहा, अरे गुड़िया, इसमें डरावना क्या है जो तुम डर गई? बस वायरस फैल गया तो इंसान ज़ोंबी बन गया है और खा रहे हैं एक दूसरे को। ज़यान ने अलीज़े को रोकना चाहा, नहीं मुझे नहीं देखनी। अलीज़े ने एक कदम बढ़ाया था कि साथ ने अलीज़े की कलाई अपने मजबूत हाथ में थाम ली। अगर तुम मूवी देखे बिना गई तो मैं तुम्हें रात को रूम से बाहर निकाल दूंगा। साथ ने अलीज़े को धमकी दी। साथ की नजरें टीवी पर ही थी अभी भी। ज़यान अनीक मूवी छोड़कर इन दोनों का ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। आप सच में निकाल देंगे? अलीज़े ने बच्चों की तरह पूछा। हाँ, अगर तुमने मेरे साथ बैठकर मेरी पसंद की मूवी ना देखी तो मैं सच में निकाल दूंगा। साथ ने अपनी मुस्कुराहट का गला घूंटते हुए कहा। साथ ने अलीज़े की कलाई छोड़ दी। अलीज़े डर और घबराहट घबराहट के मिले जुले तासरात के साथ साथ के बराबर में बैठ गई। ज़यान अनीक अपनी हंसी को जब्त करते फिर मूवी देखने में मशगूल हो गए। अम्मी। अलीज़े फिर से कोई सीन देखकर डर गई थी। डर के मारे इसे अम्मी याद आ गई। इसने बराबर में बैठे साथ के कंधों में मुंह छुपा लिया और इसकी शर्ट को दोनों हाथों की मुट्ठियों में दबोच लिया था। ज़यान अनीक दबी दबी हंसी हंस रहे थे। साथ भी मुस्कुरा रहा था। चलो जाओ रूम में, साथ ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए कहा। आप रूम से तो नहीं निकालेंगे ना? अलीज़े ने साथ के कंधों से थोड़ा सा सर उठाकर कहा, नहीं निकालूंगा। साथ का ये कहना था कि अलीज़े भागती हुई रूम में जा घुसी थी। अलीज़े के रूम में जाने के बाद तीनों का जोरदार कहकर टीवी लाउंज में गूंजा था। भाई, आपने तो हमें पीछे छोड़ दिया आज शरारतों में। अनीक ने अलीज़े के साथ की गई साथ की शरारत की दाद दी। हाँ तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमसे आगे तो मुझे होना ही है ना? साथ फिर से हंसने लगा। वैसे भाई अच्छा नहीं किया आपने, बेचारी बहुत डर गई थी। ज़यान अब अलीज़े का भाई बन गया था। साथ की शरारतों के वक्त वो साथ का भाई बना हुआ था। साले साहब, तुम्हारी बहन भी तो मुझे तंग करती है, अनजाने में ही सही, पर करती तो है। साद ने ज़यान को साला ही समझ लिया था। क्या मतलब भाई, समझा नहीं। ज़यान ने नासमझी से कहा, मतलब वो मुझसे पहले की तरह बातें नहीं करती, बैठती भी नहीं मेरे पास, और अगर मुझसे कोई बात भी करती है तो ऐसा लगता है कोई हकली है। वो इतना अटक अटक कर बोलती है। आप बताओ तुम, मैं क्या करूँ? मैं तो चाहता हूँ बस वो पहले जैसी हो जाए। साद अब संजीदा हो गया था। भाई इसे वक्त दो, ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ज़यान भी संजीदा हुआ था। वक्त तो मैंने दिया हुआ है इसे, पर मेरी शरारतों से कोई नहीं बचा सकता इसको। साद ने शरारत से आंख मारी थी। और मैं इस मिशन में आपके साथ हूँ, अनीक ने हंसते हुए कहा। तौबा है, मैं तो अलीज़े की साइड पर हूँ। ज़यान ने भाई होने का हक अदा किया। तीनों हंस रहे थे तब अलीज़े रूम से बाहर आ गई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। घर छोटा था, टीवी लाउंज से बैठकर हर जगह आराम से नजर रखी जा सकती थी। टीवी लाउंज के सामने ही चार बड़े बड़े लाइन से बने थे। हर रूम में एक वॉशरूम था। टीवी लाउंज के सीधे हाथ पर डाइनिंग टेबल थी, इससे थोड़ा आगे किचन था। टीवी लाउंज के दूसरी तरफ थोड़ा आगे चलकर बाहर का दरवाजा था।
किचन के बराबर में छत की सीढ़ियां थी। भाई ये बाहर क्यों आ गई? अनीक ने सरगोशी की। इसको अकेले रूम में डर लग रहा होगा इसलिए, साद ने सरगोशी में जवाब दिया। गुड़िया क्या हुआ, रूम से बाहर क्यों आ गई? जयान ने प्यार से पूछा। वो भाई अकेले में डर लग रहा है। गुड़िया झूठ नहीं बोलो, ये कहो ना भाई के बिना दिल नहीं लग रहा रूम में। अनीक ने आंख दबाई। अलीजे हैरत से अनीक को देख रही थी। वो साद के सामने इस तरह का मजाक कैसे कर सकता है? कोई बात नहीं गुड़िया, डर लग रहा है तो यहीं बैठ जाओ, जयान ने अनीक को घूरते हुए कहा। साद टीवी देखते हुए वक्फे वक्फे से अलीजे को भी देख रहा था, जो खुद को जगाए रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। साद ने जब अलीजे को ऊँगते हुए देखा तो खामोशी से उठकर रूम में चला गया। ज़यान अनीक भी समझ गए थे कि साद अलीजे की वजह से कमरे में गया है। कमरे अलीजे भी उठकर रूम में चली गई। साद वॉशरूम में था। अलीजे बेड पर लेट गई। लेटते ही अलीजे नींद की वादियों में खो गई थी। साद वॉशरूम से निकला तो अलीजे को सोता देखकर मुस्कुराया और कमल अलीजे को उड़ाकर खुद भी लाइट बंद करके लेट गया। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अलीजे के लिए एक अंधेरे घर में थी। अलीजे को इस अंधेरे में खुद सामने से कोई आता नजर आया। साद आप हैं क्या? ज़यान भाई आप हैं क्या? अनीक भाई कोई है? जवाब दें प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। अलीज़े ने सबको पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। अलीज़े दरवाजे की तरफ भागी। घर से बाहर निकलकर इसने देखा इंसान एक दूसरे को खा रहे हैं, सब खून में लथपथ हैं। घर जिस घर से वो निकली थी वहां से भी बहुत से लोग इसकी तरफ बढ़ रहे थे। नहीं नहीं, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, बचाओ बचाओ बचाओ। साथ की आंख अलीज़े की आवाज़ों से खुल गई, जो नींद में ही चीख रही थी। अलीज़े उठो, क्या हुआ है तुम्हें? अलीज़े अलीज़े उठो। साथ ने अलीज़े के बाजू पकड़कर इसे जोर से झंझोड़ा। छोड़ो मुझे मत खाओ, दूर हो मुझसे। अलीज़े उठ गई तो गई थी पर अभी भी वो खुद को इस जगह महसूस कर रही थी। अलीज़े मेरी तरफ देखो, मैं हूँ साथ। अलीज़े कोई कुछ नहीं कर रहा तुम्हें, मैं हूँ ना, डरो नहीं नहीं, मुझे नहीं खाओ, दूर रहो मुझसे। अलीज़े अभी भी होश में नहीं आई थी। अगले ही पल साथ ने अलीज़े को अपनी बाहों में ले लिया था। बस बस कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साथ अलीज़े को अपनी बाहों में छुपाए एक हाथ से इसके बाल सहला रहा था। अलीज़े ने पहले तो आज़ाद होने की कोशिश की, फिर साद के सीने से सर टिका दिया। कमरे में अब खामोशी थी। अलीज़े साद की बाहों में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। साद भी अपनी छोटी सी बीवी को सीने से लगाए अपनी धड़कने से सुना रहा था। अलीज़े सब ठीक है, चलो अब सो जाओ। साद ने अलीज़े को खुद से आराम से दूर किया। आप कहीं जाएंगे तो नहीं? साद ने अलीज़े ने साद का हाथ पकड़ के पूछा। तू जो मिली मुकम्मल हो गया मैं, तुझ बिन अधूरा था मैं। एक हसीन सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। सब चरिंद परिंद अपने लिए रिज़्क़ की तलाश में निकल रहे थे। खिड़की से आती चिड़ियों की चहचहाट की सुरीली आवाज़ अलीज़े के कानों में पड़ी तो अलीज़े ने अपनी हिरनी सी आंखें वाक की। अलीज़े को अपने चेहरे पर गर्म सांस महसूस हुई। अलीज़े ने घबराते हुए बराबर में देखा साद पुरसकून नींद सो रहा था। अलीज़े ऐसे उठकर बैठी जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। अलीज़े अपनी बेतरतीब सांसों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इतने में इसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी जो साद के हाथ में था। अलीज़े ने आहिस्ता से अपना हाथ साद के हाथ से निकाला और भागने के अंदाज में वॉशरूम में घुस गई। हाँ ये कैसा हो गया? मुझे तो कुछ याद नहीं, वो मेरे इतने करीब आए कब और कैसे मुझे तो पता नहीं चला। अलीज़े वॉशरूम के दरवाजे से चिपकी खुद से बातें कर रही थी। अलीज़े अक्सर नींद में हुए ऐसे वाक़यात को भूल जाया करती थी। अलीज़े के जाने के बाद साद ने एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोली। उफ़ अलीज़े, कब तक भागोगी मुझसे? तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत के नाम का दरख्त ज़रूर लगाऊंगा मैं। साद बेड पर लेटा अपनी सोचों में घूमता। इनको क्या हुआ? लगता है जिनकी जगह किसी पागल ने ले ली है। अलीज़े वॉशरूम से निकली तो साद अपनी सोचों में गुम होकर खुद ही खुद मुस्कुरा रहा था। अलीज़े खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से साद अपनी सोचों से बाहर आया। फिर भाग गई ये। साद बड़बड़ाया और उठ के वॉशरूम में चला गया। अलीज़े किचन में कौसर बेगम के पास आ गई। उठ गई बेटा? कौसर बेगम ने प्यार से कहा। जी मम्मा। साद उठ गया? जी वो भी उठ गए। तुम ऐसा करो ज़यान अनीक को उठाओ, आऊँ, अभी तक नहीं उठे। कौसर बेगम ने घर के दो शैतानों को उठाने का हुक्म दिया। जी मम्मा, अभी उठा कर लाती हूँ। अलीज़े किचन से निकल गई। ज़यान भाई उठें, ज़यान भाई। अलीज़े ज़यान के कमरे का दरवाज़ा बार बार बजा रही थी और आवाज़ें दे रही थी। क्या हुआ, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? साथ कमरे से निकला तो अलीज़े को ज़यान के कमरे के बाहर खड़ा देखकर पूछा। वो मम्मा ने कहा है ज़यान भाई अनीक भाई को उठा दूँ, पर मैं कब से आवाज़ें लगा रही हूँ, ज़यान भाई उठ नहीं रहे। अलीज़े ने सर झुकाए उंगलियों को मरोड़ते हुए जवाब दिया। ज़यान अनीक 5 मिनट में तुम दोनों मुझे नाश्ते पर मिलो। साद ने कड़कदार आवाज़ लगाई। ज़यान अनीक जो अपने कानों को ताला लगाकर सो रहे थे जल्दी से उठ गए। जी भाई आ रहे हैं। दोनों ने बारी बारी आवाज़ दी। अलीज़े अभी तक खड़ी हैरान थी। साद आज इस पर गुस्सा नहीं कर रहा था। क्या हुआ? साद ने अलीज़े के सामने चुटकी बजाई। नहीं नहीं कुछ नहीं, अलीज़े ने होश में आते हुए कहा। आ जाओ, आ जाएंगे वो दोनों, तुम्हें यहाँ फेरा देने की ज़रूरत नहीं। साथ हल्का सा मुस्कुराया। अलीज़े भी हल्की सी मुस्कुराई और शर्माती हुई किचन में चली गई। कुछ देर बाद ही सब डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी नशीद संभाल कर बैठे थे। अहम अहम, गुड़िया रात को डर तो नहीं लगा था? अनीक ने गला खनकारते हुए सवाल किया। ज़यान अनीक के होते हुए खाने के टेबल पर अमन कायम हो ही नहीं सकता था। हाँ गुड़िया बोलो, तुम्हें रात को डर तो नहीं लगा? ज़यान के अंदर का अलीज़े का भाई भी जाग गया तो उसने भी फिक्रमंदी से पूछा। अलीज़े को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। सुबह वाला सीन सोचकर तो अलीज़े नज़रें उठाना ही भूल गई।
कौसर बेगम इनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ गुड़िया, बोलो। अनीक ने अलीज़ा से फिर से सवाल पूछा। इससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। साथ ने शरारत से एक आंख दबाई। अलीज़ा शर्मिंदा सी गर्दन झुका गई। इसको तो कुछ याद ही नहीं था। जी भाई आप ही बता दें, अनीक ने दिलचस्पी से कहा। तो सुनो, रात को अलीज़ा डर के मारे रोते हुए नींद से जाग गई थी। साथ चुप हो जाओ, अपने कमरे की बातें अपने और अपनी बीवी तक रखो। कौसर बेगम ने आंखें दिखाई। मम्मा सुनने तो दे। जी भाई, फिर कैसे चुप करवाया आपने गुड़िया को। अनीक ने पहले कौसर बेगम को साइड किया, फिर साथ से मुखातिब हुआ। हाँ भाई, इसको बताओ, पेपर में यही तो लिखना है इसको। ज़यान ने अनीक की दिलचस्पी देखकर इसका मजाक उड़ाया। साथ खबरदार जो तुम एक लफ्ज़ भी बोले तो। कौसर बेगम ने साथ को आंखें दिखाई। अलीज़ा शर्म से पानी पानी हो गई थी। आज आगे जाने क्या हुआ होगा। वो अपनी प्लेट पर झुकी हुई थी। अलीज़ा को बाहों में भर कर चुप करवाया था। साथ ने ट्रेन की स्पीड से जवाब दिए। तीनों भाइयों का फलक शगाफ कहकर गूंजा। कौसर बेगम सर पकड़ कर बैठ गई। अलीज़ा तो उठकर भागी गई। बेशर्मो, शर्म नहीं आती तुम तीनों, कब से तंग कर रहे हो इसको, और तुम साथ, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कौसर बेगम तीनों को डांटती बर्तन उठाकर किचन में चली गई। वो तीनों अभी भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अलीज़ा अपने कमरे में आकर ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, पता नहीं क्या किया होगा रात को, और सुबह जो वो मेरे इतने करीब लेटे थे। हाय मैं क्या करूँ, मेरी तो इनसे नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। कैसे सामना करूँगी इनका। अलीज़ा याद करने की कोशिश कर रही थी रात को क्या हुआ था। एकदम से अलीज़ा को बुरा ख्वाब याद आया। इसके बाद सब कुछ इसके दिमाग में फिल्म की तरह सामने आ गया। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम लोगों को जाना नहीं है, कब से औरतों की तरह कह के लगा रहे हो यहाँ बैठकर। कौसर बेगम ने तीनों को घूरा जो अभी तक टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। मामा, मर्द भी कह के लगाते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं। साथ ने मासूमियत से कहा। तुम लोग जाते हो या मैं झाड़ू लाऊं। अच्छा अच्छा, हम जा रहे हैं, तीनों ने एक साथ कहा। अनीक ज़यान इसी वक्त निकल गए। साथ की गाड़ी की चाबी रूम में ही रह गई थी। साथ, बहुत बुरी बात है, तुम्हें अपनी रूम की बातें इस तरह नहीं बतानी चाहिए थी। कौसर बेगम ने साथ को समझाया। अरे मेरी प्यारी मम्मा, मैं बस मजाक कर रहा था, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा पक्का। साथ ने प्यार से माँ का माथा चूमा। अच्छा चलो अब ऑफिस जाओ। मामा, गाड़ी की चाबी रूम में भूल गया हूँ, वो ले लूँ फिर जाता हूँ। ठीक है। कौसर बेगम रूम में चली गई। साथ ने रूम के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि वो लॉक था। अलीज़ा बेड पर बैठी थी। वो भी साथ का सामना करने की हालत में नहीं थी। अलीज़ा, दरवाज़ा खोलो, मेरी कीज़ अंदर रह गई हैं। साथ की आवाज़ पर अलीज़ा की सांसें रुक गईं। अब क्या करूँ मैं, कुछ सोचते हुए अलीज़ा ने साइड टेबल से चाबियाँ उठाईं और कमरे के दरवाजे के नीचे से चाबियाँ बाहर की तरफ खिसका दी। साथ को अपने पाँव पर कुछ महसूस हुआ तो नीचे देखा तो चाबियाँ थी। साथ ने मुस्कुराते हुए चाबियाँ उठा लीं। इतनी शर्म कहाँ से लाती है ये मैडम। साथ घर से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद अलीज़ा रूम से बाहर आई। मामा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अलीज़ा और कौसर बेगम ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई थी तो अलीज़ा को कुछ याद आ गया। मामा, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। अलीज़ा ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरी बच्ची, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। कौसर बेगम दिल से खुश हुई थी। वो अलीज़ा की सगी माँ नहीं थी पर इसे सगी से बढ़कर चाहती थी। थैंक यू मामा, अलीज़ा ने खुश होकर कहा। अच्छा ऐसा करना, तुम सास से भी पूछ लेना एक बार, वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन अब वो तुम्हारा शौहर है, तुम क्या चाहती हो या क्या कर रही हो ये सब इसके इल्म में भी होना चाहिए। कौसर बेगम ने प्यार से अलीज़ा को कहा। मामा, उन्होंने मना कर दिया तो। अलीज़ा ने उदासी से कहा। नहीं करेगा, तुम परेशान नहीं हो, चलो आप खाना खाते हैं। चले मामा, मुझे भी भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई। अनीक यूनिवर्सिटी से आया था अभी। अलीज़ा ने दरवाज़ा खोलते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम मेरी गुड़िया, कैसा गुजरा दिन। अनीक ने अलीज़ा को अपने साथ लगाया। अच्छा गुजरा भाई। ये शॉपर में क्या है। अलीज़ा ने अनीक के हाथ में शॉपर की तरफ इशारा किया। अरे ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अनीक ने शॉपर अलीज़ा की तरफ बढ़ाया। अलीज़ा ने शॉपर ली तो इसमें कॉटन कैंडी थी। थैंक यू अनीक भाई, अलीज़ा ने खुश होते हुए कहा। चलो अब तुम बैठ कर ये खाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। अनीक ने प्यार से कहा और अपने रूम में चला गया। अरे ये किसने ला कर दी तुम्हें। कौसर बेगम ने अलीज़ा को कॉटन कैंडी खाते देखा तो उससे पूछा। मामा, अनीक भाई ने ला कर दिया, आप खाएंगी। अलीज़ा ने कॉटन कैंडी खाते हुए पूछा। नहीं तुम खाओ, अनीक कहाँ है, वो फ्रेश होने गए हैं। अच्छा ठीक है। कौसर बेगम भी अलीज़ा के पास ही बैठ गई। कुछ देर बाद फिर डोरबेल बजी। मामा, ज़यान भाई आए होंगे, मैं देखती हूँ। अलीज़ा फ़ौरन दरवाज़ा खोलने चली गई। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने दरवाज़ा खोलते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम मेरी गुड़िया। ज़यान ने प्यार से अलीज़ा के सर पर हाथ फेरा। ज़यान भाई, आप मेरे लिए क्या लाए हैं। अनीक भाई तो कॉटन कैंडी लाए हैं। मैं अपनी गुड़िया के लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। ज़यान ने जेब में से चॉकलेट्स निकाल कर अलीज़ा को दी। थैंक यू भाई, तुम लोग इसको बड़ा होने मत देना। कौसर बेगम ने अलीज़ा के हाथ में चॉकलेट देखी तो मुस्कुराते हुए कहा। अरे मम्मा, हमारी गुड़िया के अभी खेलने कूदने के दिन है, आप इसको एंजॉय करने दें। अनीक अभी फ्रेश होकर रूम से निकला तो अब कौसर बेगम की बात सुनकर अपनी गुड़िया की फ़ौरन साइड ली। अरे भाई, मैं तो चाहती हूँ मेरी बच्ची ऐसे ही खुश रहे। कौसर बेगम ने प्यार भरी नज़रों से अलीज़ा को देखा। अलीज़ा चॉकलेट खाने में मगन थी। इतने में डोरबेल फिर बजी। अलीज़ा, जाओ बेटा दरवाज़ा खोलो। अनीक भाई आप जाएँ, मैं थक गई हूँ। बार बार दरवाज़ा खोल के अलीज़ा सोफे पर बैठ गई। कौसर बेगम ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। वो समझ गई थी कि अलीज़ा साथ से दूर भाग रही है। झूठी ये
बोलो ना, साथ भाई से छुप रही हो। अनीक अलीज़े को झूठी का खिताब देता दरवाज़ा खोलने चला गया। अलीज़े टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर चॉकलेट खाने में मसरूफ़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम, साद ने सबको सलाम किया। अलीज़े साद की आवाज़ सुनकर ऐसी सीधी हुई बैठी जैसे साद ने सलाम ना किया हो, अटेंशन कहा हो। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, आओ बैठो, कौसर बेगम ने प्यार भरे लहजे में कहा। मम्मा मैं पहले फ़्रेश हो जाऊँ फिर बैठूँगा, साद ने जवाब दिया। अलीज़े एक गिलास रूम में पानी लेकर आओ, साद जाते जाते अलीज़े को ऑर्डर दे गया। अलीज़े बड़े मज़े से चॉकलेट खा रही थी। साद की आवाज़ कान में पड़ते ही चौंकी, फिर बुरे बुरे मुँह बनाती एक हाथ में आधी खाई चॉकलेट संभाले खड़ी हो गई। अलीज़े पानी लेकर रूम में आई तो साद आंखें बंद करके बेड पर नीम दराज था। पानी, अलीज़े ने आहिस्ता से कहा और गिलास साद की तरफ बढ़ा दिया। साद ने आंखें खोली तो अलीज़े पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। साद ने गिलास लेकर लबों से लगा लिया। वो पानी पीते हुए भी अलीज़े को देख रहा था। मैं जाऊँ, अलीज़े ने घबराते हुए कहा। मेरे कपड़े नहीं निकाले तुमने, वो तो निकाल दो, साद ने गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा। जी, ये तो देती जाओ। अलीज़े मुड़ने वाली थी, साद ने अलीज़े के हाथ से आधी अधूरी चॉकलेट छीन ली। मेरी चॉकलेट, अलीज़े ने चॉकलेट लेने की कोशिश की तो साद ने जल्दी से मुंह में रख ली। अब तो गई मेरे पेट में, साद ने हंसते हुए कहा। अलीज़े ने बुरा सा मुंह बनाया और दिल में साद को भूखे के लकब से नवाजती अलमारी से कपड़े निकालने लगी। साद की नज़रें अलीज़े पर ही मरकूज़ थी। साद की शोखिया नज़र देख देख कर अलीज़े बिल्कुल अलमारी के अंदर ही घुस गई। इसने जल्दी से एक ड्रेस निकाल कर बेड पर रखा और रूम से भागने के अंदाज में निकली। अलीज़े हवास बागता सी बाहर निकली तो ज़यान से टकरा गई। अरे अरे मेरी गुड़िया, क्या हो गया, इतनी घबराई हुई क्यों हो? ज़यान ने अलीज़े के दोनों बाजू पकड़कर संभाला। कुछ नहीं हुआ, मुझे इलाज करें, अपने भाई का तंग करते रहते हैं, मुझे मेरी चॉकलेट भी खा गए। अलीज़े ने बच्चों की तरह साद की शिकायतें लगाना शुरू कर दी। आने दो भाई को, लेता हूँ मैं भाई की खबर, ज़यान ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। रहने दे भाई, या वो आपकी खबर ले लेंगे, अलीज़े ने ज़यान को याद दिलाया। साद इसका बड़ा भाई है। ये तो तुम सही कह रही हो, चलो आओ आ जाओ, सोचते हैं कुछ, ज़यान ने पुरसोच अंदाज में कहा। क्या हुआ, ये क्या फटा चल रहा है? अनीक ने अलीज़े को मुँह बनाकर देखा तो दिलचस्पी से पूछा। तो लो इसको बताओ, लड़ाका औरत को। ज़यान का ऐसा कहना था कि अलीज़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसके कहकों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अनीक ज़यान को मारने उठा। ज़यान उठकर दूसरी तरफ भाग गया। दोनों पूरे टीवी लॉन्च में चक्कर लगा रहे थे। अलीज़े इनकी हरकतों पर पेट पकड़कर हंस रही थी। ये क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? कौसर बेगम इनकी धमाचौकड़ी सुनकर गुस्से से रूम से बाहर आई। कौसर बेगम का गुस्सा देखकर अलीज़े की हंसी और ज़यान अनीक के पाँव को ब्रेक लगा। तुम दोनों आखिर कब बड़े हो गए? घर को खेल का मैदान समझ रखा तुम दोनों ने। कौसर बेगम ने ज़यान अनीक के कान मरोड़े। मम्मा, भाई ने शुरू किया था, अनीक ने कराते हुए कहा। मम्मा मैं तो मजाक कर रहा था, ज़यान ने कान छुड़वाने की कोशिश की। कौसर बेगम ने दोनों के कान छोड़ने के बजाय और ज़ोर से मरोड़ दिए। तुम लोगों को शर्म आती है? इतने बड़े हो गए हो लेकिन ऊट पटांग हरकतें करने से बाज नहीं आते हो। आखिर कब अकल आएगी तुम दोनों को? कल कहीं तुम्हारी शादी करूंगी तो तुम्हारी हरकतें देख कर कौन कहेगा कि तुम शादी के लायक लड़के हो? अलीज़े दोनों भाइयों की दुर्गत बनते देखकर अपने मुँह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। मम्मा हम जब तक बड़े हो जाएंगे ना, ज़यान ने इल्तिजा की। मम्मा छोड़ दें इन दोनों को, ये तो हमारे घर की रौनक है। साद ने दोनों भाइयों को कौसर बेगम के गुस्से से बचाया। तुमने बिगाड़ा है इन दोनों को। कौसर बेगम ने अपनी तोपों को रुख अब साद की तरफ किया। अरे मेरी प्यारी मम्मा प्लीज़ इतना गुस्सा नहीं करें, मैं हूं ना, मैं सुधारूंगा इनको। साद ने कौसर बेगम का गुस्सा ठंडा करना चाहा। हाँ सुधार लिया तुमने इन्हें। कौसर बेगम रूम में चली गई। ये तुम क्या करती रहते हो? तुम दोनों की शोर की आवाज़ और बेगम साहिबा के कहकों की आवाज़ में मैंने वॉशरूम तक में सुनी है। भाई ज़यान ने छेड़ा था मुझे पहले, अनीक ने मासूम सी शक्ल बनाई। अच्छा क्या कहा था मैंने भाई को, बताओ, ज़यान ने बहादुरी दिखाई। भाई, ज़यान ने मुझे, अनीक कहते कहते रुक गया। हाँ बोलो ना, क्या बोला था मैंने? ज़यान ने उकसाया अनीक को। कुछ नहीं बोला। अनीक ने ज़यान को घूरा और अलीज़े के पास जाकर बैठ गया। अच्छा चलो अब मम्मा को मनाते हैं। साद ने सबको मिशन पर लगाया। सब ने मिलकर कौसर बेगम को मनाया और इस तरह एक दिन और हंसी खुशी इख्तिताम पजीर हुआ। कैसे पूछूँ अब मैं इनसे, ये तो लैपटॉप का पीछा नहीं छोड़े। उफ क्या था हमारा रिश्ता, क्या हो गया? काश सब कुछ पहले जैसा होता तो मैं इनके हाथ से ये लैपटॉप छीन कर अपनी बात मनवाती। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? कब से एक ही पोजीशन में बैठी हो? साद की आवाज़ कान में पड़ती ही अलीज़े ने अपनी सोचों के समंदर से बाहर आई। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अलीज़े ने अपनी कमीज़ के दामन को उंगली में लपेटते हुए कहा। नज़रें भी झुकी थी। ज़ैन हसीब, आज तो बेगम साहिबा मुझसे खुद मुखातिब हुई हैं। साद लैपटॉप साइड पर रखकर यूँ पूरी तरह मुतवज्जा हुआ। अब चुप क्यों हो क्या बात है? साद ने चुप बैठी अलीज़े को याद दिलाया कि वो कुछ बात करने वाली थी। जी वो, मैं अपनी एजुकेशन मुकम्मल करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था ना तुम्हारा, पर तुम जा नहीं सकी। साद ने संजीदगी से कहा। जी हाँ, अलीज़े ने जवाब दिया। ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकती हो, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। जी वो, मेरे पास ना कॉलेज ड्रेस है ना कोई सामान कॉलेज का, अलीज़े ने घबराते हुए कहा। तो इसमें कौन सी मुश्किल है, मैं कल ऑफिस से आकर तुम्हें ले चलूँगा बाजार, तुम ले लेना जो लेना है। अलीज़े की तो सांस ही रुक गई। साद के साथ बाजार अकेले जाने का सुनकर अलीज़े की झिझक, शर्म, घबराहट अभी भी
अलीज़े के अंदर पंजे गाड़े बैठी थी। मैं मम्मा के साथ चली जाऊँगी। अलीज़े ने फ़ौरन कहा, क्यों, मेरे साथ जाने में क्या मसला है? साद को अच्छा नहीं लगा अलीज़े का यूँ दूर भागना। ये तो जिन बन गए। अलीज़े ने साद की आंखों में खफकी देखी तो अब बहाने सोचने लगी। वो मुझे ख़रीदारी करनी नहीं आती इसलिए कहा मैंने। अलीज़े ने साद की खफकी दूर करनी चाहिए। तो मुझे आती है ना ख़रीदारी करनी, मैं दिला दूँगा। साद की खफकी सच में दूर हो गई। जी ठीक है। अलीज़े सोने के लिए लेट गई। साद भी रूम की लाइट बंद करके सोने लेट गया। दूसरे दिन अलीज़ा ने कौसर बेगम को बाज़ार जाने का बता दिया। कहाँ जा रही है ये बाप बेटी की जोड़ी? अनीक ने साद और अलीज़ा को बाज़ार जाने की तैयारी करते देखा तो पूछा, ये बाप बेटी किसको कहा तुमने? साद ने हैरत से कहा, आप बाप अलीज़ा आपकी बेटी। अनीक ने बड़े मज़े से कहा और हंसने लगा। अगले ही लम्हे अनीक का कान साद के हाथ में था। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। साद ने अनीक का कान मोड़ते हुए कहा। हाँ सॉरी भाई, कान तो छोड़े, अब नहीं बोलूँगा। अनीक ने कराते हुए कहा। लगाओ साद इसे एक थप्पड़, बहुत फजूल बोलता है ये। कौसर बेगम ने भी साद का साथ दिया। मामा आप कितनी जालिम है, मैं बहरा हो जाऊँगा भाई का थप्पड़ खा लिया तो। मैं फिर आपकी डांट कैसे सुनूंगा? अनीक ने मासूम सी शक्ल बनाई। छोड़ दें भाई, सज़ा मिल गई है बेचारे को। ज़यान को तरस आ गया अनीक पर। छोड़ दें अनीक भाई को प्लीज़। अनीज़े ने भी हिम्मत करके बोल ही दिया। हाय ये मेरे सगे, आप दोनों जालिम समाज है। अनीक कहाँ खामोश रहने वाला था। तुम्हारा मुंह बंद नहीं होगा ना? छोड़ूंगा मैं तुम्हें। साद पर भी कोई असर नहीं हुआ। बेटा छोड़ो इसको, तुम जाओ नहीं तो रात हो जाएगी। कौसर बेगम के कहने पर साद ने छोड़ दिया। अनीक अपना कान मसलते हुए सोफे पर बैठ गया। हाय कितने जालिम है भाई, आपका सबसे इतनी ज़ोर से कान मरोड़ा है। अनीक ने अपने सुर्ख होते हुए कान को सहलाते हुए कहा। साद छोड़ो इसको, जाओ तुम। कौसर बेगम ने अनीक को घूरा। चलें। साद ने अलीज़े की तरफ देखा। जी चलें। अलीज़ा एक कदम आगे बढ़ी फिर रुक गई क्योंकि साद खड़ा इसे घूर रहा था। अलीज़ा ने सामने खड़े साद को देखा, फिर नज़रें झुका ली। मम्मा इसको अपनी शाल दें। कौसर बेगम ने अलीज़ा को शाल उड़ाई तो वो इसका हाथ थामता घर से बाहर निकल आया। साद अलीज़ा को यूनिफॉर्म सेंटर ले गया, वहाँ से इसे काली ड्रेस दिलाया। इसके बाद साद ने एक एक करके अलीज़ा को कॉलेज का सारा सामान दिला दिया। साद ने अलीज़ा को खुद से ज़रा भी दूर नहीं होने दिया। वो जैसे ही कार से उतरता अलीज़ा का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लेता। अलीज़ा छोटी बच्ची की तरह इसके साथ चलती रही। घर चलें। अलीज़ा ने, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हारी कॉलेज की शॉपिंग हुई है, अब मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कराऊंगा। साद ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीज़ा खामोश हो गई। अलीज़ा, साद ने ड्राइव करते हुए अलीज़ा को पुकारा। जी। अलीज़ा ने झुकी नज़रें उठाकर साद की तरफ देखा। तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? साद ने ड्राइव करते हुए पूछा। जी नहीं तो, अलीज़ा ने सर झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया। देखो अलीज़ा, हमारा रिश्ता बदला है लेकिन तुम और मैं वही हैं। तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहो मेरे साथ। घबराया नहीं करो, मुझे पहले वाला ही साथ समझो। तुम जैसे पहले मुझसे बातें करती थी, ज़िद्दें करती थी, घूमने फिर जाती थी, कितना मज़ा करते थे ना हम। साद को पुराने दिन शिद्दत से याद आए थे। साद ने गाड़ी एक मॉल के सामने रोकी और अब अलीज़ा के जवाब का मुंतज़िर था। अलीज़ा कुछ तो बोलो यार। साद ने इल्तिजा की। अच्छा ठीक है, अब मैं पहले की तरह रहूँगी, चले मुझे शॉपिंग करवाएं बहुत सारी। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए साद को देखा था। साद की बातों ने अलीज़ा पर बहुत असर किया और वो भूल गई थी। साद इसका शोर है, याद तो था तो बस साद के साथ गुजरा हुआ हर वो लम्हा जिसमें वो और साद खूब इंजॉय करते थे। अलीज़ा भी अपनी पुरानी लाइफ बहुत मिस करती थी और साद इससे दोबारा वही ज़िंदगी मांग रहा था जो उसने खुशी खुशी दे दी थी। बस ये हुई ना बात, अब मज़ा आएगा शॉपिंग में। साद ने खुशी होते हुए कहा। अलीज़ा मुस्कुरा दी। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। साद ने अलीज़ा का हाथ पकड़ा और मॉल के अंदर दाखिल हो गया। मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप इस तरह हाथ पकड़े हुए हैं मेरे। अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा। बड़ी भी तो नहीं हो ना, तभी तो पकड़ा है। चलते हुए साद ने एक कपड़ों की शॉप की तरफ देखते हुए कहा। अलीज़ा के जवाब का इंतजार किए बगैर साद इसे शॉप में लेकर आ चुका था। साद ने अलीज़ा को बहुत से कपड़े दिलाए। सुनो भाई, नाइटी होती है क्या आपके पास? साद ने एक शॉपकीपर से कहा। जी सर, आप साइज़ बताएं, इनके नाप की दिखाएं। साद ने पहलू में खड़ी अलीज़ा की तरफ इशारा किया। सर इनके लिए? दुकानदार ने हैरानगी से कहा। हाँ इनके लिए। मुझे मालूम है बहुत देर से आप इनको मेरी बहन समझ रहे हो, पर ये मेरी बीवी है। साद ने इस लड़के की गलतफहमी दूर की। अलीज़ा खामोश खड़ी साद की बातें सुन रही थी। सॉरी सर, अब मैं अभी नाइटी दिखाता हूँ। दुकानदार चला गया। सुने आपने क्या मंगवाया है? अलीज़ा ने साद के कान में सरगोशी की। अभी वो लेकर आए तो देख लेना। साद ने अपनी हंसी को जब्त करते हुए कहा। इसको अलीज़ा से इस किस्म के सवाल की उम्मीद नहीं थी। सर ये देखें। दुकानदार ने सामने काउंटर पर नाइटी रखकर साद को मुतवज्जा किया। अलीज़ा की तो नाइटी देखकर ही आंखें बाहर आने को थी। इस नाइटी का घेरा गला था और आस्तीन भी नहीं थी, बल्कि पतले पतले स्टेप थे। वो पाँव को छूती लंबी मैक्सी टाइप नाइटी थी। ये कैसे कपड़े हैं, मैं नहीं पहनूंगी। अलीज़ा ने रोनी शक्ल बनाकर कहा। रेड कलर की नाइटी पैक कर दो इस तरह की। अलीज़ा साद ने अलीज़ा को पूरी तरह नज़रअंदाज किया हुआ था। दुकानदार इस नासमझ लड़की की बात पर अपनी हंसी जब्त के काम कर रहा था। क्या हो गया आपको? ये बेहुदा कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। अलीज़ा ने साद को बाजू पकड़कर हिलाया। साद फिर भी खामोश खड़ा रहा। अलीज़ा मुंह फुलाकर शॉप से बाहर निकल गई। पता नहीं क्या हो गया इनको, क्या समझते हैं मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए ये बेहुदा लिबास मैं नहीं पहनूंगी। अलीज़ा शॉप के बाहर खड़ी बड़बड़ा रही थी। अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो? पीछे से साद की आवाज़ आई। आपने वो बेहुदा लिबास क्यों लिया? मैं अब ऐसे बेहुदा कपड़े पहन के घर वालों के सामने जाऊँगी क्या? अलीज़ा गुस्से में वही साद से लड़ने खड़ी हो गई। साद का दिल चाहे अपना सर दीवार में मार ले। तुम नहीं लिया मैंने वो लिबास, बस देख रहा था। अब चलो तुम उबाया दिलाऊं। साद बात खत्म करके अलीज़ा को हाथ पकड़कर उबाया की शॉप की तरफ चल दिया। इसने अलीज़ा को दो खूबसूरत
खूबसूरत उबाई दिलाई। इसके बाद साद ने इसको बहुत सी दूसरी चीज़ें भी दिलाई जिसमें चॉकलेट भी शामिल थी। अलीज़ा आज साद के साथ घबराई नहीं थी, वो बहुत खुश थी। वो जैसे शादी से पहले साद के साथ शॉपिंग करती थी। साद भी अलीज़े को नॉर्मल होता देखकर मुतमईन हो गया था। अब घर चलें प्लीज़, मैं बहुत थक गई हूँ। अलीज़े ने आखिर हार मान ली थी। हाँ चलो, काफ़ी देर हो गई है, साद ने हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। दोनों घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में आइसक्रीम पार्लर देखकर साद ने गाड़ी रोक ली। प्लीज़ घर चले, मैं बहुत थक गई हूँ। अलीज़े ने इल्तिजा की क्योंकि वो सच में बहुत थक गई थी और घर जाकर आराम करना चाहती थी। आइसक्रीम बुरा मान जाएगी यार, हम यहाँ तक आए और आइसक्रीम भी नहीं खाई, साद ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उफ, इतना शौक है आप तीनों भाइयों को आइसक्रीम खाने का। इतने शौक से तो लड़कियां भी नहीं खाती आइसक्रीम। अलीज़े कार से उतरकर साद के हम कदम चलते चलते बोल रही थी। हमें ये आइसक्रीम वाला शौक अपने बाबा से विरासत में मिला है, वो भी बहुत शौक से आइसक्रीम खाते थे। बाबा जब भी हमें बाहर लेकर जाते थे आइसक्रीम खिलाए बगैर घर नहीं लाते थे। साद को अपने बाबा की याद आ गई। साद और अलीज़े एक टेबल पर बैठ के फिर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। आपको अपने बाबा की याद आती है? अलीज़े ने आहिस्ता से पूछा। हाँ बहुत आती है, इनकी याद में तब ही तो इतनी आइसक्रीम खाता हूँ। साद अपने दुख छुपाने की कोशिश की। मुझे भी आती है बहुत याद मामा पापा की। अलीज़े रुहासी हो गई। अलीज़े तुम दुखी ना हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। साद ने अलीज़े का हाथ अपने हाथ में लेकर दिलासा दिया। इतने में आइसक्रीम भी आ गई। चलो आइसक्रीम आगे खाओ, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके बाबा की डेथ कैसे हुई थी? अलीज़े ने आइसक्रीम खाते खाते पूछा। अलीज़े साद का गम बांटना चाह रही थी। साद की ज़बान से इसने कभी इसके बाबा के बारे में नहीं सुना था। आज आइसक्रीम वाली बात पर इसने बाबा का जिक्र किया तो इसके चेहरे से दुख आया था। वो अपने दिल में अपने बाबा की यादों का बोझ लिए बैठा। अलीज़े समझ गई थी। साद ने एक नज़र उठाकर अलीज़े को देखा। आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, अलीज़े ने घबराते हुए कहा और आइसक्रीम पर झुक गई। तुम मेरी हमसफ़र हो, अपने दिल की बातें तुम्हें नहीं तो किसको बताऊंगा, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीज़े हमसफ़र वाली बात पर तो अलीज़े नज़रें ही नहीं उठा पाई। मेरे बाबा की डेथ सदमे से हुई थी, साद ने आहिस्ता से कहा। अलीज़े नज़रें उठाकर साद को देखा जो इससे नज़रें चुराता अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रहा था। सदमे से क्या मतलब? असल में बात यह है अलीज़े, तुम जैसे हमें देखती हो हम ऐसे नहीं थे। पहले हमारा शुमार दौलतमंद लोगों में होता था। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। हमारा डिफेंस में बहुत खूबसूरत और आलीशान बंगला था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। हमारी अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। बाबा इस फैक्ट्री को बहुत आगे तक ले जाना चाहते थे। उन्होंने बाहर के मुल्कों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बाबा को एक बड़ा ऑर्डर दिया। बाबा ने खूबसूरत और नफीस कपड़ा बनाने के लिए अपना सब कुछ इस ऑर्डर में लगा दिया क्योंकि इनका यकीन था कि इनका बनाया हुआ कपड़ा अच्छा मुनाफा देगा। बाबा ने और भी ऑर्डर लिए हुए थे। इनका पैसा भी बाबा ने सब बड़े ऑर्डर में लगा दिया। फिर आखिर वो दिन आ गया कि हमारा सारा माल बन के तैयार हो गया। दूसरे दिन माल रवाना होना था। बाबा बहुत खुश थे। इस दिन इनको नींद भी नहीं आ रही थी। फिर आधी रात को फैक्ट्री की चौकीदार की कॉल आई कि फैक्ट्री में आग लगी और सब कुछ जल गया है। ये खबर सुनते ही बाबा को हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल भी लेकर गए, पर वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसके बाद मम्मा ने बाबा की कमी पूरी की और रो धोकर अपना सब कुछ ख़त्म होता देखने के बजाय उन्हें खुद को संभाला। उन्होंने हमारा घर सेल करने का फैसला किया क्योंकि इतने बड़े घर का खर्चा उठाना मम्मा के बस में नहीं था। फैक्ट्री के वर्कर्स की तनख्वाह भी देनी थी और जिन लोगों के ऑर्डर के पैसे बाबा ले चुके थे वो भी वापस करने थे। तो मम्मा ने एक एजेंसी की मदद से अपना घर सेल किया और वो अपना घर खरीद लिया जहाँ हम रहते हैं। फिर जिसके पैसे थे वो दिए, इनका जो बच्चे बैंक में रखवा दिए। मम्मा पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने कॉलेज में लेक्चरर का शोबा इख्तियार कर लिया। फिर बस इसके कुछ साल बाद तुम आ गई हमारी ज़िंदगी में और अब तो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ गई हो। साद ने अलीज़े का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। अलीज़े ने एक झटके से अपना हाथ खींचा। साद की इस अचानक हरकत पर अलीज़े शर्म से लाल हो गई थी। साद ने अलीज़े की हालत देखकर बेसख्ता कहकर लगाया, आप बहुत बदतमीज़ हैं। अलीज़े ने साद को घूरा। साद मुसलसल अलीज़े को अपनी दांतों की नुमाइश करवा रहा था। वहाँ भैया आइसक्रीम के मज़े लिए जा रहे हैं। सामने से आती साइमा ने तंज़िया लहजे में कहा। साइमा को देखते ही साद की आंखों में गुस्सा भर आया। तुम्हें कोई मसला है? साद ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा, नहीं मुझे तो लग रहा है तुम इस मजबूरी की शादी से खुश नहीं हो। वैसे भी भला ये तुमसे आधी उम्र की बच्चों की जैसी लड़की तुम्हें क्या खुशी दे सकती है? उल्टा तुम्हें ही इसका ख्याल रखना पड़ता होगा। साइमा ने अलीज़े को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ था। इसकी नज़रें सिर्फ साद का तवाफ़ कर रही थीं। लगता है साइमन तुम्हें अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं है, इसलिए बार बार अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए मेरे पास आ जाती हो। जहाँ तक बात अलीज़े और मेरी शादी की है तो तुम्हें तुम्हारी गलतफहमी में दूर करता चलो। मैंने अलीज़े से अपनी खुशी से शादी की है और इसकी ज़िंदगी संवारने और उसे खुशियाँ देने के लिए मैंने इससे शादी की है। मैं तो इसका साथ पाकर बहुत खुश हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इसने मुझे बाहया बाकिरदार बीवी दी जिसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला और मैं आखिरी शख्स। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी हाज़िर होंगे अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।